जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आप सभी को पता है कि सीटेड में टोटल 45 दिन बचे हैं। तो हम 45 दिन में 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसका आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पाओ। और जहाँ पर भी आपकी कमजोरी रह गई है हम इसके माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। पहली बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो डिमांड किया जा रहा है उसी के अनुसार आपको आंसर का चयन करना है। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन रहता है। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है 150 नंबर का होता है, उनमें से एसएसटी का पेपर 60 नंबर का होता है। 60 को दो भागों में डिवाइड डिवाइड करिए, 40 और 20 करके। ये जो ऊपर के 40 नंबर है ये एनसीईआरटी मूल में से पूछे जाते हैं, और जो 20 नंबर क्या है वो एनसीईआरटी तथा सीडीपी को मिक्स करके पूछा जाता है। तो ये जो ऊपर के 40 नंबर है 60 में से, इसकी तैयारी हम वीडियो के माध्यम से करते हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो हम कर रहे हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। तो आप सभी को ध्यान से देखना है। इसमें भी 40 क्वेश्चन होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट में। आपका क्या स्कोर रहता है आज का, आप हमें अंत में कमेंट सेशन में बताएंगे कि आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए ध्यान से देखना है आपको, और अपने साथ कुछ कॉपी पेन लेकर के बैठ रहिए ताकि जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर लिखना चाहिए आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए पहला देखिएगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, किस सभ्यता में पहली बार जल निकासी व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। क्या है प्रश्न में कि जल निकासी व्यवस्था का प्रमाण हमें किस सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में फाहियान ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी। देखिए सबसे पहले समझना कि फाहियान ने यात्रा की थी भारत की, किस काल में की थी। तो साथियों ये गुप्त काल में की थी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है किस उद्देश्य से की थी ये पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर होगा बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए उन्होंने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कर न चुकाने का आह्वान किया था। बताइए आंसर क्या होगा। कर न चुकाने का आह्वान महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान किया था। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने, अब अगला क्वेश्चन देखिए चौथे नंबर का। प्राचीन भारत में सप्तर्षि मंडल का संबंध किससे था। ग्रहों से, नक्षत्रों से, योग से और तांत्रिक साधना से। क्या होगा सही आंसर। सप्तऋषि मंडल का संबंध किससे था। आंसर है नक्षत्रों से था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कौन सा उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी था। कौन सा उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी मौर्य काल में कौन सा था। आंसर है अमात्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि उस समय पर जो अमात्य होते थे वो मौर्य काल में उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होते थे। सारा देख रेख इन्हीं के हाथों में होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, छठे नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में जल निकासी बहुत खराब होती थी। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में जल निकासी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब होती थी। तो ये काली मिट्टी में क्या होता था, बहुत ज़्यादा खराब होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखना है आप सभी ने। सातवें नंबर का क्वेश्चन है,
भारत के पूर्व तट पर कौन सा चक्रवात प्रबलता से प्रभावित करता है? चक्रवात का नाम बताना है, ऐसा कौन सा चक्रवात है जो कि अपनी प्रबलता से प्रभावित करता है? क्या होगा आंसर? आंसर है, चक्रवात का नाम है फानी। क्या नाम है साथियों? फानी नाम है। फानी नामक चक्रवात ये अपनी प्रबलता से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 7वें नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा अब 8वें नंबर क्वेश्चन को देखना है। कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? नीचे आपके लिए चार है, बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको इन 8 राज्यों के नाम पता है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ज़्यादा इजीली रूप से दे पाओगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर यदि आप देखोगे तो इन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, वो एक सीधे तौर पे गुजरती है। मतलब कि यदि आप इधर देखोगे पश्चिम की तरफ, तो यहाँ गुजरात से होकर के और उधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आदि तक जाता है। तो इनके बीच में 8 राज्य आते हैं। इन 8 राज्यों के आपको नाम याद रखना है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखना है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में कौन सा समुद्र स्थित है? आप सभी एक मैप बनाइए। अब मैप में देखना है आपको कि दक्षिण भाग में, ठीक है, मतलब कि इस वाले भाग में कौन सा महासागर, कौन सा समुद्र स्थित है? कौन सा होगा? हिंद महासागर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? उत्तर है 10वें नंबर क्वेश्चन का, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? उत्तर है इसका, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? अनुच्छेद 51 में। और इसमें शिक्षा का भी प्रावधान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान देखते हैं हम। संविधान में 22 भाग है, मतलब कि संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। 395 इसके अनुच्छेद है, ठीक है। इनमें से जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में संविधान के अनुसार संविधान का संरक्षक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता को संविधान के किस भाग में रखा गया है? उत्तर है इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। किस में रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 14 नंबर का, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। सही उत्तर कौन सा है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान करता है? अपने साथ अपना स्कोर गिनते रहना, अपना स्कोरिंग करते रहना।
मैं आपसे अंत में पूछूंगा कि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है इसमें आपका क्या स्कोर रहा है 40 में से। अपना गिनते रहिएगा एक बार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें है? अनुच्छेद 368 में ये तय किया गया है कि संविधान का आप संशोधन कर सकते हो। तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत में आर्थिक असमानता को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? ठीक है, किसके लिए? आर्थिक असमानता को मापने के लिए। उत्तर है इसका गिनी सूचकांक का प्रयोग होता है। ठीक है, GINI सूचकांक। ठीक है, इसका प्रयोग होता है किसके लिए? आर्थिक असमानता को मापने के लिए। सूचकांक का नाम क्या है? GINI मतलब गिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम समर्थवान MPS किसके लिए निर्धारित किया गया है? क्या नाम है? न्यूनतम समर्थन मूल्यांकन। नाम क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MPS कहते हैं। ये किसके लिए निर्धारित किया है? ये किया गया है किसानों की वृद्धि के लिए। ठीक है, किसानों की कृषि का उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन में? सीधे तरीके से प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम NREGA कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर होगा इसका रोजगार गारंटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसका उद्देश्य है रोजगार की गारंटी? ये होगा NREGA। यदि हम इसको हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, एक अधिनियम है, इसके तहत ये उद्देश्य है इनका कि रोजगार की गारंटी। ठीक है, निश्चित तौर पे रोजगार मिलना चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? ठीक है, मुद्रास्फीति शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है इसका वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। जो आपके पास वस्तु है उसकी कीमतों में वृद्धि, ये मुद्रास्फीति शब्द का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। 20 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में FDI का क्या अर्थ है? ठीक है, FDI का क्या अर्थ है? आंसर है इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास की दृष्टि से। गांधी जी ने दांडी मार्च किसके खिलाफ चलाया था? सबसे पहले देखिएगा दांडी मार्च को कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने इसे प्रारंभ किया था। प्रश्न में है कि किसके खिलाफ चलाया गया था, तो ये नमक कर के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 22 नंबर का। शाहजहां का संबंध किस वंश से है? शाहजहां का संबंध किस वंश से है? उत्तर है आपका मुगल वंश से है। ठीक है, और मुगल वंश के जो पहले राजा थे वो कौन थे? बाबर थे। ठीक है, बाबर जो है मुगल वंश के पहले राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ के राजकुमार थे? ये फरगना के राजकुमार थे। चलिए इतना आपको याद रखना है। फिलहाल में देखते हैं हम 23 नंबर के क्वेश्चन को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले देख लेते हैं। ये हुआ था पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बुद्ध, अशोक और चाणक्य। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। यहाँ पर महावीर का नाम है साथियों, ये महावीर जो है
ये जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इसके यदि हम पहले तीर्थंकर की बात करें, पहले तीर्थंकर हो जाएंगे आपके कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव, और अंतिम 24वें तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। अशोक साथियों, ये कलिंग युद्ध के बाद में क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। कलिंग का वर्तमान में क्या नाम है? कलिंग को वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाणक्य जो थे, इनका अन्य नाम था कौटिल्य, और चाणक्य ये वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था। ये आपको याद रखना है। चलिएगा देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके जीवन पर आधारित है? बताइए आंसर क्या होगा। सही उत्तर है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखना है, अपने साथ अपना स्कोर एक बार गिनते रहिएगा। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आपका 40 में से क्या स्कोर रहा है, ये आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर का है, नर्मदा नदी भारत के किस दिशा में बहती है? आपको डायरेक्शन बनाना है। यदि आप दिशा सूचक को देखोगे तो यहाँ पर क्या है? उत्तर है। नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व हो जाएगा, और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। नर्मदा नदी भारत के यहाँ पर स्थित है। तो बताइए ये किस दिशा में बहती है? ये बहेगी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। ऐसे बहेगी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यदि हम देखें ऑप्शन में चार है, इनमें से जो अंतिम वाला है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बताइए भारत का क्या होगा? भारत का है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि पश्चिम घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर हो जाएगा इसका असम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अपना स्कोर गिनते रहना, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर है 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसको बनने में कितना समय लगा था? इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। ये भी आपसे पूछ लेता है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? अभी आपने ऊपर देखा था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, अब आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 14 से 32 जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार कितने थे? प्रारंभ में देखोगे तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में एक हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे मौलिक अधिकार को, तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। यहाँ पर है 14 से 32। देखिए संविधान सभा में जो 32वां अनुच्छेद है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें संविधान की आत्मा मानते हैं। तो ये आपको 3 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 33वें नंबर का,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी आपने इससे पहले देखा था तो वहां पर आपका 6 वर्षों का था। यहाँ पर बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक 5 वर्षों के बाद में क्या होता है, इनका चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वो भारत का फर्स्ट नागरिक होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों में होता है? बताइएगा कितने ऐसे सदस्य हैं राज्यसभा में जिनका चुनाव 2 वर्षों में होता है? उत्तर है इसका 1/3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा बदल दिया जाता है? योजना आयोग को किसके द्वारा बदल दिया जाता है? किसके द्वारा बदला गया है? तो आप सभी ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि इसको जो है नीति आयोग के तौर पे बदला जाता है। ठीक है, योजना आयोग को बदल करके अब नीति आयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। आंसर है ये हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपके लिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? बताइए क्या होगा सही आंसर। रोजगार का नाम बताना है और नाम है उसका मनरेगा योजना। ठीक है साथियों, मनरेगा योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आप सभी के लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आपका 40 में से क्या स्कोर रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से करके हमने 40-40 के 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं। ठीक है, तो हमने टोटल 160 क्वेश्चन को अब तक देख लिया है, अब तक डिस्कशन कर लिया है। तो कल के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इस प्रकार से करके हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा आप इस चैनल से। फिलहाल में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? बताइए क्या होगा आंसर। उत्तर होगा स्वच्छता और साफ सफाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बार आपका स्कोर क्या रहा है 40 में से आप बता दीजिएगा, ताकि कल की वीडियो में देखूंगा कि सबसे ज़्यादा क्या स्कोर रहता है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, कल पढ़ कर के आइएगा, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। चलिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में।